नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, हमारे कमेंट्स पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको मिल सके। बहुत पुरानी कहावत है, कौन अपना कौन पराया। राजनीति में तो सबसे अधिक यही माना जाता है कि कब कौन कितना रंग बदल सकता है और उसी तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस नाटकीय ढंग से इस्तीफा दिया वो अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही बन गया। लेकिन कल भी हमने इसकी चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक नया इतिहास इस संसद सत्र में बनेगा और उसमें तो उपलब्धियों की बात कही गई थी। लेकिन एक नया मोड़ आया है जब उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी ने इस्तीफा दिया हो। पहले इस्तीफे हुए हैं एक दो बार, लेकिन वो राष्ट्रपति बनने का जब उनका राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वेंकटरमन है, शंकरदयाल शर्मा है, कई ऐसे लोग रहे हैं जिनको हमने देखा है जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति हुए। और लेकिन जिस ढंग से हुआ है संसद सत्र का वर्षाकालीन सत्र, पहला दिन शुरू ना और पहले दिन ही जो 2-3 बैठकें, और उन बैठकों में देखिए संसद सत्र से पहले वैसे तो सभापति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कोई भी बैठक, सर्वदलीय बैठक भी होती रहती है, लेकिन 800 लोगों को उपराष्ट्रपति भवन में निमंत्रित किया गया। आप अंदाज लगाइए, वो भी मैंने वैसे बड़ा सम्मान है मेरा और मैं उनसे परिचय मेरा पुराना है, मैं हमेशा कह चुका हूं, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर इतना बड़ा आयोजन किया। वो ठीक है, हो सकता है उनका व्यक्तिगत है ही, जो कि परिवार का किसी का जन्मदिन हो तो आप जितने अतिथियों को बुलाएं। विवाह का उत्सव में भी लोग आजकल तो कम बुलाते हैं। राजस्थान में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की शादी में भी बहुत कम लोग बुलाए, बड़े नेता। उनके भी कभी साथी रहे या विरोधी रहे बाद में। अशोक गहलोत ऐसे, मैंने ये तो उनका उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन मेरे ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादियों के होंगे। कितनी पार्टियां, हर पार्टी के अपने अपने व्यक्तिगत जब उनका जैसा संबंध रहता है उतनी बड़ा आयोजन करते हैं। लेकिन जन्मदिन पर ऐसा आयोजन हो और उसमें ऐसे नेता भी हों, भाई व्यक्तिगत हमें नहीं मालूम कि अरविंद केजरीवाल जी से ऐसा कब घनिष्ठ रिश्ता उनका था, या और कांग्रेस के नेताओं से। मल्लिकार्जुन खड़गे के समय के मंत्री थे और बहुत वरिष्ठ नेता थे, तो लगता था कि यदि मिर्जाज हो सकते हैं, नाथुराम मिर्जा हो सकते, उनकी संभावना बनती थी, क्योंकि जाट राजस्थान में और हरियाणा दोनों जगह जाट राजनीति हमेशा प्रभावित रही है। अब वो, लेकिन आप देखिए अशोक गहलोत इंदिरा गांधी के जमाने से वो भी युवा कांग्रेस से आए, बाद में आप बढ़ते चले गए, अशोक गहलोत बन गए मुख्यमंत्री साहब। इनको वो मौका नहीं मिला धनखड़ साहब को आगे नहीं बढ़ने का, क्योंकि वहां अशोक गहलोत, यहाँ राजीव गांधी को कहिए या उन सबके, और बाद में कांग्रेस के भी वो फ्री हो गए, तो उनको जब मौका मिला तो उनको भूपेंद्र में मंत्री रह चुके थे गहलोत। गांधी परिवार का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त था। मैं इसलिए प्रश्न बता रहा हूं कि उन्होंने कई पैतरे बदले और फिर जब वो ऐसा मौका आया कि जब यहां भी कुछ नहीं मिल रहा है, वहां से भी कुछ हार गए हैं, चुनाव 98 में भी उनके लिए मुश्किलें हुई, तो 2003 में वो बीजेपी की शरण में आ गए, भारतीय जनता पार्टी। 4 दल 1 दशक, आप ही सोचिए, माने लगातार उन्होंने अपना दिल बदला नहीं, वो तो दिल तो उनका भगवान करे और अच्छा रहे। बीच में थोड़ा हार्ट का अटैक हुआ था उनको, इसलिए उन्होंने पिछले मार्च में ही थोड़ा सा एक माइनर उसका इलाज करना पड़ा, तो इसलिए। लेकिन वो बहुत अच्छे अधिवक्ता है, जैसा मैंने कहा, कानून के अच्छे ज्ञाता है, और उन्होंने एक बार ये दुख भी व्यक्त किया था कि भाई मैं अब जहां जाता हूं बड़े समर्पण भाव से काम करता हूं, लेकिन होता क्या है कि वो लोग मुझे अपना नहीं मानते, बेगाना मान लेते हैं। नेचुरली होगा, आप जनता दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी आए तो थोड़ा समय तो लगता है, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। 2003 से वो लगातार बीजेपी में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि हमारा दल को हम बड़ा विस्तार कर रहे हैं, अच्छे ऐसे लोग हैं जो कानून को जानकार है, और ये सही है कि एक समय में चंद्रशेखर और वीपी सिंह के समय से आए, तो निश्चित रूप से इनका एक अच्छा एक पृष्ठभूमि तो है ही, अनुभव भी है,
और अच्छे अधिवक्ता होंगे तो उनका काम होगा, तो उनको गवर्नर बना दिया गया। अब वो 2019 से 2019 से 2022 दो मैंने 3-4 साल उनको, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो उन्होंने जो ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और राज्यपाल के नाते जितने उनके अधिकार है उसका उपयोग किया। मैं थोड़ी पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि वो वहां टकराव की नीति अपनाई ताकि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी चर्चा हमेशा रही। इतना गंभीर विश्वविद्यालय में जाएंगे वो, मतलब उनकी आलोचना होती थी, लेकिन हाँ ये सही है, सत्ताधारी दल को अच्छा ही लगेगा जो केंद्र में है कि भाई एक राज्यपाल गया है जो अपने अधिकार का उन्होंने कहीं हनन नहीं किया, ये अभी भी मैं कहूंगा। लेकिन हाँ ये कहें कि सत्ता का उपयोग तो जहां भी रहे उन्होंने उसका उपयोग करने को, जैसा मैंने कहा कि 800 लोगों को भोजन पर बुलाया, तो मुझे थोड़ी सी एक छोटी सी बात याद आई, छोटी सी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, केंद्र में बड़े वरिष्ठ मंत्री इंदिरा गांधी के समय से संचार मंत्री और क्या विभाग उनके पास रहे, मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, फिर महाराष्ट्र के गवर्नर होकर के दिल्ली में उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। एक मेरा उनसे परिचय बहुत 72 से रहा था, तो व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कहा, जो मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, एक पुस्तक में मतलब जो उनकी याद जिसको कह सकते हैं उनके, उसमें उनके इंटरव्यूज हैं, मैंने उसमें लिखा कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये राजभवन में तो सारा खर्च जो है अतिथियों के लिए वो सारा राजभवन करता था कि भाई आए उनको चाय प्रोटोकॉल जैसा होता है। मैं इसलिए राजीव गांधी कार्यकाल की बात है जब शंकर दयाल शर्मा थे, और उस समय उपराष्ट्रपति के भी वेतन भत्ते बड़े कम होते थे। आजकल तो सांसदों के इतने अधिक हो गए हैं जो पहले उपराष्ट्रपति के भी नहीं होते थे। रायन बाबू को तो 1000-1200 से भी कम में मिलता था। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ चाय के लिए प्रोटोकॉल के नाते विदेशी दूतावास के राजदूत और उनके अधिकारी इतने आते, कुछ इंतजाम कुछ व्यक्तिगत रूप से अपने कोई मित्रों को कहना चाहिए कि वो शक्कर चीनी वीनी का इंतजाम रखे, ताकि कभी भी हम किससे मांगने जाएंगे। हम इतने ईमानदार उपराष्ट्रपति रहे। और आज यह युग है कि अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए 800 लोग बुला सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान का इसलिए भी है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पत्नी विमला शर्मा जी की पृष्ठभूमि भी राजस्थान की थी। एक वो परिवार और एक ये परिवार जिनके लिए जिन्होंने कहा कि भाई 800 की बात जी के वो वकील ऐसा कानूनविद के नाते डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तो अपने कार्यकाल के और उसके आसपास के कितने ही लोगों से ज्यादा बड़े कानूनवेत्ता थे। और एक बार उन्होंने इसी बात पर इस्तीफा दे दिया था जब शिवशंकर ने देने की मैंने पहल कर दी थी। मैं फिर से कहूंगा, दिया नहीं था, कागज पर लिख करके नहीं दिया, लेकिन सदन से उठ करके वो चले गए थे जब दूसरे ही कानून बताने वाले शिवशंकर, जो कभी छोटे कहीं उनको भी कानून के अच्छे जानकार थे, जज भी कुछ रहे थे छोटे पद पर, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये संविधान की धाराएं जब उनको सुनाने लगे, बताने लगे, तो उन्होंने कहा आप मुझे समझाएंगे। और वो आंसू एक तरह से उनके आ गए। उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस के नेता थे शिवशंकर, और उनके जब इस तरह के व्यवहार से उत्तेजित होकर के शंकर दयाल शर्मा जी ने अनाउंस किया कि मैं पद छोड़ करके चला जाऊंगा, तो उनके भी परिवार को राजस्थान की पृष्ठभूमि थी। तो एक आतिथ्य होता है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या देश भर में, हमारे यहाँ तो असम जाए या चाहे तमिलनाडु, केरल जाए, स्वागत सत्कार भोजन तो होता है। लेकिन इस अवसर पर तो क्या सोचा समझा था। अब मैं इस पर आता हूं कि क्या दोनों तरफ से कुछ चल रहा था। जैसा मैंने कहा कि जगदीप धनखड़ जी बहुत ही कानून अच्छे वेत्ता रहे, गवर्नर के रूप में अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते थे, वो प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ करते थे जो कई बार लगता था कि सभापति के रूप में, चूंकि उपराष्ट्रपति के 2 पद होते हैं, राज्यसभा का सभापति भी और उपराष्ट्रपति तो है ही, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वही राष्ट्रपति का दायित्व संभालते हैं। और ये भी सही है कि हर उपराष्ट्रपति बनने वाले में अधिकांश, जिसको मैं कह सकता हूं, पहले वेंकटरमन या शंकर दयाल शर्मा नहीं सोचते थे कि मुझे राष्ट्रपति पद मिले, लेकिन फिर भी ये कुछ लोगों का ऐसा शुरू से ऐसा रहा है कि कुछ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति भी मेरी एक पुस्तक है, इसमें सबका जिक्र है उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वालों का। आप कभी अमेजॉन से वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, देखें तो पुस्तक भारत के राष्ट्रपति, वो सारे उसमें कई इस तरह के पुराने उनके किस्से जो उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बने। इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रामाणिक बातें करने पर विश्वास करता हूं। तो वो कभी इतना कानून जानते हुए भी जुडिशरी से टकराओ, सरकार के पक्ष में कभी इतना बोलेंगे, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राज्यसभा में नेता है, तो कभी उनकी तारीफ करेंगे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साहब अलग से भी उन्होंने 2 दिन पहले यहां पर अलग से बुलाया। तो एक तरफ ये होता है कि चलिए आपको सदन अच्छा चलाने के लिए विपक्ष के नेताओं से व्यवहार रखना है, लेकिन क्या कोई खिचड़ी पक रही थी जिससे उन्होंने केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से सत्र शुरू होने से 2-3 दिन के दौरान मुलाकातें की?
कुछ सोचा गया कि आगे क्या हो सकता है? क्योंकि सही है कि वेंकैया नायडू भी सोचते थे कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, या और जितने कई बार ऐसा, कृष्णकांत जी का तो बहुत, उनको तो वायदा ही कर दिया गया था, इसीलिए बाद में तो उनकी डेथ हो गई इसी शौक से, क्योंकि उनको जिस तरह से वायदा किया गया था कि बनाया जाएगा, नहीं बनाया जा सका। वो जो सत्ताधारी लोगों ने उनका साथ धोखा कर दिया, कहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनकी आकांक्षा अभी से होना स्वाभाविक है कि भाई मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। तो उनको लगा हुआ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह इन सबका समर्थन से जुड़ जाए, तो बाद में जब जरूरत होगी 2 साल बाद, क्योंकि तैयारी तो 1 साल बाद तो शुरू हो ही जाता है, तो अभी 27 में होना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके पहले जो है यही तैयारी कर ली जाए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की इच्छाएं होना, एक तरफ सरकार के पक्ष में बोलते बोलते कहीं भी अपनी व्याख्याएं करना, आमतौर पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बहुत ही सरकार का ही जो विचार है उसको सामने रखने में राष्ट्रपति तक के लिए रहता है कि वो एक उसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखे, क्योंकि असली उस तरह के पावर उनको नहीं होते। सभापति भी है तो उस सदन में चलाने को सरकार को सहयोग, इसी सत्तारूढ़ दल के सामान्यतः सभापति, चाहे वो स्पीकर हो, यदि बहुमत है तो उन्हीं का ही होना काफी उचित माना जाता है, ताकि उससे दोनों में तालमेल में, खास करके कब कौन सा बिल आना है। अब कल भी जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह ये प्रस्तावित तो पहले से था कि जस्टिस वर्मा को के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा में बाकायदा सत्तारूढ़ दल के लोगों ने प्रस्ताव करके रखा, और उसके बाद सरकार से कोई विचार विमर्श किए बिना प्रतिपक्ष ने जो राज्यसभा में प्रस्ताव रखा उसको खड़गे साहब ने आते ही अपनी सदन में कार्रवाई चलते समय उन्होंने उसको अनुमति दे दी। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था तो उनको जन्मदिन की बधाई के बहाने से आमतौर पर बधाई दी गई, वो एक धन्यवाद दे देंगे, लेकिन नहीं, धन्यवाद के साथ उन्होंने सरकार के विरुद्ध जितना तीखा बोल सकते हैं कि सब कुछ पहलगाम में इंटेलिजेंस फेल्यूर हो गया, पहलगाम के लिए भी भारत सरकार जिम्मेदार, चूंकि मनोज सिन्हा ने तो ये कहा था हमें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी, चूंकि नैतिक रूप से जिम्मेदारी, विमान दुर्घटना होती तो जिम्मेदारी लेते हैं। ये सही भी है कि सुरक्षा यदि और अधिक होती तो शायद ऐसी घटना रुक जाती, लेकिन दूर दराज की घटना थी, खैर वो हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने उस सब नहीं, उससे ज्यादा सिंदूर ऑपरेशन में कहां कहां फेल हुआ, ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप के बाद ये सब बोलने की अनुमति दे दी। तो ये सिर से पानी, आप अपने हैं या पराये हैं, आप सत्ता को बिगाड़ने के लिए, कोई सरकार को उखाड़ने के लिए कोई भूमिका तो प्रतिपक्ष नहीं बना रहे। आपसे यह भी अपेक्षा भी नहीं कि सरकार को बचाने के लिए आप कोई गलत वोटिंग करा दीजिए, लेकिन इसलिए सवाल उठता है। मैं भी कल सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूं, उनका स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से मैंने उनसे कहा कि पहले कहा कि उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम थी, तो निश्चित रूप से उनको स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफे का कारण वही लिखा है, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है, और अपने आप से मैंने कहीं भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई शब्द अभी तक इस तरह की नहीं कही कि उन्होंने क्या ज्यादा किया या जो उनको नहीं करने के लिए कोई उनके लिए कोई दबाव था। प्रतिपक्ष का दबाव तो हमें रोज सदन में दिखता था, सरकार का दबाव कह सकते हैं कि जेपी नड्डा ने कल यदि कहा कि भाई, अरे दूसरे को यही कहा ना कि भाई आप, मैं जो बातें कह रहा हूं मुझे बोलने को अनुमति दी गई है, इसलिए आप, मेरी बात तो जाएगी, आप क्यों बोल रहे हैं। अब उसको भी प्रतिपक्ष ने मुद्दा बनाया कि उन्होंने कह दिया कि रिकॉर्ड में जाने वाली बातें हैं कि रिकॉर्ड में मेरी ही बात जाएगी, इसका मतलब है कि आपके अध्यक्ष का जो सभापति का भाव है वही कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जेपी नड्डा जी नहीं कहते, खाली कहते कि अध्यक्ष महोदय मेरी ही बात जाना चाहिए, ये भी संभव था, लेकिन उन्होंने भी उत्तेजना में, चूंकि प्रतिपक्ष को सब कुछ अनुमति मिल रही थी, तो सदन के नेता होने के नाते कि वो सिंदूर ऑपरेशन पर हर सब कुछ बात करने को सरकार तैयार है। तो इस तरह से, और इसके पहले भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से लगता था कि वो अपना ही अधिकार का अधिकाधिक उपयोग हर स्तर पर कुछ अतिशयोक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी कर देते हैं। तो जैसा हम हमेशा मानते हैं कि जब आप अधिक अपने आप पर आत्मविश्वास बन जाए, उसको अहंकार भी कह सकते हैं आप, कि अब मैं सर्वोच्च पद पर हूं, अब तो मैं जिसको चाहे प्रधानमंत्री को भी डांट करके बिठा सकता हूं। सही है, सभापति के पद पर आप कह सकते हैं आप बैठ जाइए, लोकसभा के अध्यक्ष हो तो आप भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक सामान्य गरिमा है, सदन के नेता है। प्रतिपक्ष को तो हमेशा मौका, भाई वो बोलने लगते थे, खड़े गए तो तुरंत कहते थे प्रतिपक्ष नेता है, उनको बोलने दिया जाएगा, तो इसलिए उनके अधिकार का उपयोग तो वो कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा मुद्दों पर न्यायपालिका से सीधे टकराव उपराष्ट्रपति को करने की आवश्यकता सरकार के लिए, सरकार अपने ढंग से निपटती है, उसके लिए कोई विधेयक लाए, महाभियोग तो आना ही है जस्टिस वर्मा पर, लेकिन इसके अलावा भी
न्यायाधीशों की कोई सीमा हो, उनके अधिकारों के बारे में या उनकी नियुक्तियों को लेकर के जो वर्षों से दबाव है कि भाई भतीजावाद जो वहां चल रहा है वो रोकने का लिए काम हो। ऐसी स्थिति में उनके इस तरह के कई निर्णय से सत्तारूढ़ पक्ष में खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू सबसे ज्यादा परेशान रहते जो उनको संभालना है। यदि सदन में दूसरे मंत्री हैं तो उनको दिक्कत आती थी कि भाई ये तो कई बार हमारे लिए एम्ब्रेसिंग हो जाता है। और उसी तरह प्रतिपक्ष के लोग उनके खिलाफ तो महाभियोग कांग्रेस पार्टी ले आई। अब आंसू बहा रहा है जयराम रमेश, क्यों हो गया, क्यों से इस्तीफा। 2 महीने पहले तो उन्होंने बाकायदा ये लाया था कि इनको पद से हटा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ अभियान चलाए थे, दबाव बना दिया था। अब बाद में क्या पर्दे के पीछे समझौता करने के लिए आए, ये अलग बात है कि अब आसान नहीं होगा कि वो राष्ट्रपति बनने की इच्छा इस तरह से तो नहीं पूरी हो सकती बगैर एनडीए के। अभी तो बहुमत एनडीए का है ही, यहां भी और विधानसभाओं में भी। ऐसी दृष्टि से कई बार जल्दबाजी में पैर फिसलने के खतरे होते हैं। उनकी भी उम्र 75 वर्ष की हो गई, इसलिए सही माने में तो शाल उनको नहीं उड़ाया गया, कोई विदाई नहीं हुई, उन्होंने विदाई भाषण तक नहीं दे पाए। कुछ सौजन्यता के साथ, कुछ विनम्रता के साथ जैसे उन्होंने अवकाश लिया था, यदि वो यही घटनाक्रम को करते, लेकिन शायद वो भी एक नया रिकॉर्ड पद पर रहते हुए चुपचाप इस्तीफा भेज दे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने आज उसे स्वीकार भी कर लिया। तो अध्याय तो खत्म हुआ, लेकिन अध्याय के और जब उनकी कोई आत्मकथा वो लिखने लगे, चूंकि बोलने की उनकी और लिखने की क्षमता है, तो वो यदि कुछ बोलेंगे तो तब और आपको असलियत पता चलेगी। हम तो यही कह सकते हैं कि कुछ तो दोनों तरफ से गड़बड़ियां थी, बहुत अधिक गड़बड़ियां थी। दबाव तो था, लेकिन दबाव का रास्ता अहंकार से या मनमानी से करने का नतीजा पूरे देश को भी भुगतना पड़ता है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसकी अटकलें चलती रहेंगी। ये काम कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व का है। कांग्रेस अपना उम्मीदवार, पिछली बार धनखड़ के खिलाफ उन्होंने मार्गरेट हलवा को खड़ा किया था, वो भी अपना कुछ कोशिश करेगी। तो आगे क्या होगा ये अभी हम नहीं, आने वाले दिनों में बहुत कुछ। चुनाव आयोग पहले उसका घोषणा तो करे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, इसलिए अटकलों पर मत जाइए। आप हमारी बात सुनते रहिए, कुछ अंदर की, कुछ बाहर की बातें, कुछ सच बातें, कुछ पुरानी बातें आपको हम बताते रहेंगे। एच में यही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।